गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं रोहित मौर्य आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इसमें हम 10th क्लास की NCERT साइंस को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने अब तक लेसन 1 मतलब केमिस्ट्री में हमने लेसन 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में संयोजन अभिक्रिया को पढ़ लिया है। तो हमने अपनी वीडियो में पिछले लेक्चर में हमने संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। आई होप आपको पसंद आया होगा। आगे हम देखते हैं, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन इट। तो आज का हमारा लेक्चर शुरू होता है वियोजन अभिक्रिया से। आज जो हमारा टाइप होगा टाइप नंबर 2। कल हमने पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया, दूसरा उसका प्रकार है वियोजन। अब पहले हम इस नाम के बारे में समझते हैं। वियोजन का अर्थ क्या होता है? नॉर्मली वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन का मतलब टूटना, टुकड़े टुकड़े हो जाना, अलग अलग हो जाना, वियोजन का मतलब। तो यहाँ से हमारे लिए समझना पड़ेगा वियोजन। वियोजन को समझने के लिए पहले हम पढ़ते हैं, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या उससे अधिक उत्पाद बनाते हैं। क्या बात चल रही है इसमें बात चल रही है कि जो हमारा अभिकारक जो होता है वो अभिकारक कितना होता है? एकल अभिकारक। एकल अभिकारक का मतलब अभिकारक कितने होंगे? अभिकारक हमारे होंगे एक। अभिकारक जो होंगे हमारे, अभिकारक हमारा होगा एक। एकल अभिकारक टूटने के बाद कितने उत्पाद बनाएंगे? 2 बनाएंगे, या 2 से अधिक उत्पाद भी बना सकते हैं। या तो 2 बनाएंगे या 2 से अधिक उत्पाद बनाएंगे। तो इसे समीकरण के द्वारा दर्शाया गया है। समझते हैं। सीधी बात जो अभी कही गई थी उसे समझने के लिए नॉर्मल हमने ये लिखा रखा है कि ए हमारा क्या है? यहाँ पर एकल उत्पाद मतलब एकल अभिकारक है। अभिकारक हमारा एक है। जब क्रिया हुई है, एरो का चिन्ह दर्शा रहा है कि हमारी रिएक्शन हो रही है, कंप्लीट हो चुकी है। रिएक्शन के बाद इस साइड में हमारे क्या लिखते हैं हम? उत्पाद या प्रोडक्ट। तो हमारे प्रोडक्ट कितने हैं? प्रोडक्ट की संख्या हमारी है 2, B और C। मतलब एकल उत्पाद हमारा था 1, टूटने के बाद बन गया B और C, मतलब हमारे 2 उत्पाद बन गए। तो जब भी हम समीकरण लिखेंगे तो इसी रूप में लिखेंगे। एक उत्पाद लेंगे और प्रोडक्ट हमारे 2, एक अभिकारक लेंगे और हमारे प्रोडक्ट 2 प्राप्त होंगे। तो जब भी एग्जाम में लिखना है तो एग्जाम में इसी विधि का यूज करें, बिल्कुल अच्छे एक्यूरेट नंबर मिलेंगे आपको। पहले एक जनरल इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद हम एक वियोजन वाली अभिक्रिया लिखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। वियोजन अभिक्रिया को पढ़ने के साथ साथ हमें एक चीज़ की आवश्यकता और पड़ेगी। वियोजन अभिक्रिया ही एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं ऊष्मीय वियोजन। जो हमारी वियोजन अभिक्रिया होती है, वियोजन अभिक्रिया हमारे 3 स्टेपों में होती है। पहला हमारा होता है ऊष्मीय वियोजन, दूसरा हमारा होता है वैद्युत वियोजन, मतलब इस वियोजन में क्या होगा? हमें विद्युत धारा की आवश्यकता पड़ेगी। और तीसरा वियोजन जो होता है प्रकाशीय वियोजन, इसमें हमारे लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमारी वियोजन अभिक्रिया जो होती है, उस अभिक्रिया के 3 स्टेप होते हैं। हम बारी बारी से तीनों को समझेंगे। चलिए चलते हैं हम ऊष्मीय वियोजन पर। जैसा कि नाम से जाहिर है, ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन का मतलब ऊष्मा, वियोजन मतलब टूटना। अब वियोजन हमें करना पड़ेगा, लेकिन काय के द्वारा? ऊष्मा के द्वारा। अब ऊष्मीय वियोजन है भाई, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तोड़ने के लिए हमें ऊष्मा इसे देनी पड़ेगी। मतलब हमारे लिए स्प्रिट लैंप या गैस से हमारे लिए ऊष्मा देनी पड़ेगी, गर्म करना पड़ेगा, तब हमारी चीज़ें टूटेंगी। जैसे हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। डेली लाइफ में आता है। बचपन में हमने क्या किया था?
सारे लोग पेन का यूज करते हैं। तो खाली होने के बाद पेन को क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, पेन को जला देते हैं, या फिर प्लास्टिक को हम जलाते हैं तो क्या होता है, जब हम प्लास्टिक को गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो प्लास्टिक क्या होती है, टूटने लगती है। पहले हमारा जो पेन था वो सॉलिड था, जब हमने इसे गर्म करा तो ये पिघलने लगी। कैसे होने लगी, पिघलने लगी, मतलब पहले क्या थी, एकल उत्पाद था, उसके बाद वियोजित हो गई, मतलब लिक्विड फॉर्म में आ गई। ज़्यादा देर तक गर्म करेंगे तो उसमें से कार्बन डाई गैस निकलने लगेगी। तो यही हमारा वियोजन। वियोजन का मतलब टूटना। ऊष्मीय जो वियोजन का मतलब क्या होता है कि इस क्रिया को कराने के लिए हमें अपने द्वारा ऊष्मा देनी पड़ेगी। ऊष्मीय वियोजन में चाहे गैस से गर्म करें, स्पिरिट लैम्प से गर्म करें, तोड़ने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी। इस वियोजन अभिक्रिया को समझने के लिए हमारे लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट है, उसको हमने गर्म किया। यहाँ पे हमने ऊष्मा दी है। अभी हमने कुछ समय पहले पीछे पढ़ा था कि एरो के ऊपर ऊष्मा का चिन्ह, ताप, दाब जो होते हैं उनको हम एक एरो के ऊपर या नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ऊष्मा दी है तो ऊष्मा को हमने एरो के ऊपर लिख दिया। जब हमने इसे गर्म करा तो जो हमारा फेरस सल्फेट था, आयरन सल्फेट, जो हमारा टूट गया आयरन ऑक्साइड में, और दूसरा हमारा निकली सल्फर डाइऑक्साइड SO2, और हमारी निकली सल्फर ट्राइऑक्साइड। अभी हमने पढ़ा था वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एकल उत्पाद। तो यहाँ देखेंगे एकल अभिकारक। एकल अभिकारक मतलब एक अभिकारक, अभिकारक हमारा एक है। टूटने के बाद कितने हिस्सों में टूटा, 2 या 2 से अधिक हिस्सों में टूट जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया A + B + C, तो 2 या 2 से अधिक, ये हमारा हो गया वियोजन। अगला इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसमें ये और समझ लेते हैं कि जो हमारा आयरन सल्फेट होता है, फेरस सल्फेट होता है, वो हमारे हरे रंग का होता है, लेकिन जब उसके बाद फेरिक ऑक्साइड बनता है तो उसका रंग चेंज हो जाता है, वो भूरे लाल रंग का हो जाता है। तो हमने स्टार्टिंग में ही ये पढ़ा था रिएक्शन के बारे में कि रिएक्शन में क्या होता है, कभी कभी ताप बढ़ता है या फिर रंग में परिवर्तन हो जाता है। आगे पढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे हमने लिया है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि पत्थर होता है, चूना पत्थर बोलते हैं, जिससे चूना बनाया जाता है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे S लिखा हुआ है क्योंकि चूना हमारा सॉलिड स्टेट में होता है, तो यहाँ पे हमने S लिख दिया। जब हम चूने पत्थर को काफ़ी उच्च ताप पर गर्म करते हैं, मतलब ऊष्मा देते हैं, तो वो हमारा चूने में परिवर्तित हो जाता है और हमारा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब हमारी जो बनती है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि हमने देखा है प्रायः चूना हमारा कैसा होता है, चूना हमारा सॉलिड स्टेट में होता है। तो जब सॉलिड स्टेट में होता है तो हमने वहाँ से S उठाकर लिख दिया, मतलब सॉलिड, बिना बुझा चूना। आप कंफ्यूज मत होइए, ये बिना बुझा चूने का सूत्र है। यदि हम इसमें वाटर मिला दें कैल्शियम ऑक्साइड में, तब हमारा बनेगा बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूने का हमारा सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइज, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे अभी तक हमने देखे थे जो हमारे एग्जाम्पल थे, ये हमारे लिए ऊष्मीय वियोजन के एग्जाम्पल दिए हुए थे। अब हमारा दूसरा टाइप आता है वियोजन का, वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन नाम से ही स्पष्ट है कि वैद्युत वियोजन में वैद्युत माने होती है विद्युत धारा। विद्युत धारा मतलब जो हमारी बैटरी में होती है, घरों में जो हमारे सप्लाई आती है, पावर मेंस आती है, विद्युत जो आती है। तो यहाँ पर वैद्युत वियोजन, तो एक दिमाग में आइडिया आ रहा है कि शायद इसमें बैटरी लगी हो, कुछ ना कुछ होगा। हाँ बिल्कुल सही समझे आप। इसमें जो क्या होगा, इसमें हमारी विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी। विद्युत धारा प्रवाहित कर
होने वाला वियोजन जो कहलाता है वो विद्युत वियोजन कहलाता है। मतलब इसमें क्या होगा, ये हमारा चित्र दिखाया गया है, डायग्राम है। डायग्राम को हम अच्छे से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। इसमें क्या होता है, इस डायग्राम को हम समझते हैं। डायग्राम में हम दिखाया गया है हमारे लिए कि इसमें एक बैटरी 6 वोल्ट की लगा रखी है, एक हमारी कैथोड की रॉड है, एक एनोड की रॉड है, और बाकी इसमें हमने लिक्विड भरा हुआ है। जब भी हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो एक क्षण हमारा पॉजिटिव बन जाती है, एक क्षण दूसरी क्षण हमारी नेगेटिव बन जाती है। मतलब एक पर माइनस चार्ज होता है, ऋणावेश होता है, और एक पर होता है हमारा धन आवेश, मतलब पॉजिटिव चार्ज। इसमें क्या करते हैं, क्रिया कराने के लिए हम अभिकारक को लिक्विड फॉर्म मतलब पानी की अवस्था में डाल देते हैं, थोड़ा पानी मिला करके डाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब भी हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो माइनस वाला अभिकारक पर जिस पे माइनस का चार्ज होता है, तो माइनस वाला चार्ज जो इकट्ठा हो जाता है वो प्लस वाले चार्ज पर इकट्ठा होने लगता है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि माइनस प्लस आपस में एक दूसरे को प्लस माइनस आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित का मतलब एक दूसरे को अपने पास बुलाते हैं, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो जो हमारा एनोड था, एनोड पे हमारा नेगेटिव वाली चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी, और हमारे कैथोड, क्योंकि कैथोड हमारा माइनस का होता है, तो इस पर पॉजिटिव वाली चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे हमने दिया है, जो रिएक्शन दी हुई है कि हमने पानी लिया, जल हमारा लिक्विड फॉर्म में था। जब हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करी तो हमारी हाइड्रोजन गैस निकलने लगी और ऑक्सीजन गैस भी अलग हो गई। चूँकि हाइड्रोजन पर पॉजिटिव का चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज होता है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारी थी वैद्युत वियोजन। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं प्रकाशीय वियोजन पर। नाम से सीधे जाहिर है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इसमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, बिल्कुल सही समझे, यहाँ पर हमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रकाशीय वियोजन के बारे में हम थोड़ा समझते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, मतलब कोई ऐसी क्रिया होगी, क्रिया कराने के लिए हमारे लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होगा। जो हमारी क्रिया जो होगी वो सनलाइट में होगी। तो इसका मतलब इसमें हमारे लिए ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी, सूर्य के प्रकाश की। अब जाहिर सी बात है, सूर्य का प्रकाश क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में होती है हमारी ऊष्मा। सूर्य के प्रकाश में होती है हमारी ऊष्मा, मतलब हीट। तो देखो हीट, और इस चीज़ के लिए हम ऊपर लिख देते हैं। तो आगे देखते हैं इस समीकरण के द्वारा हम इसमें लिया है AgCl। Ag होता है हमारा सिल्वर Cl क्लोराइड, मतलब सिल्वर क्लोराइड की क्रिया हमने सूर्य के प्रकाश में छोड़ दी तो हमारे पास बनेगा Ag बनेगा और क्लोरीन बनेगा। मतलब AgCl को जब हम किसी वॉच ग्लास में रख कर के, चाइना डिश में रख कर के खुली आसमान में छोड़ देते हैं, सूर्य की किरणों में छोड़ देते हैं, तो कुछ समय बाद अपने आप ही रिएक्शन होने लगती है। जो AgCl होता है वो हमारा सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है, लेकिन जब सूर्य के प्रकाश में छोड़ देते हैं तो उसका प्रयोग हम उसके बाद काले रंग का हो जाता है, क्योंकि सिल्वर हमारी काले रंग की हो जाती है और उसमें से क्लोरीन गैस निकल जाती है, Cl क्लोरीन। क्लोरीन गैस का यूज हम लोग पानी के शुद्धिकरण में करते हैं। RO जो होता है, RO में हम क्लोरीन की गोलियां डालते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए। इसी प्रकार AgBr की क्रिया, सिल्वर ब्रोमाइड की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हमने कराई तो हमारे दो उत्पाद प्राप्त हुए, सिल्वर और ब्रोमीन धातु। अब आगे इसका देखते हैं। इस अभिक्रिया का प्रयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। जी हाँ, अब इसको समझते हैं। श्याम श्वेत फोटोग्राफी ये हमारा है, कुछ समय पहले श्याम श्वेत फोटोग्राफी ही की जाती थी। फ़ोटो खींचने के लिए कैमरे के अंदर रील डाली जाती थी
और रील के बाद हमारे ब्लैक एंड वाइट चित्र हमारे लिए मतलब फ़ोटो जो हमारा होता था वो ब्लैक एंड वाइट प्राप्त होता था। तो उस रील की सहायता से फ़ोटो बनाने के लिए, धुलने के लिए जो यूज करा जाता था वो सिल्वर ब्रोमाइड या AgCl का यूज किया जाता था। तो इस पे हमारा फ़ोटो आ जाता था। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कुछ समय पहले हमने पढ़ा था ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता था? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में हमारे लिए ऊष्मा स्वयं प्राप्त होती थी, लेकिन अब ये उसका उल्टा विपरीत है। इसका नाम है ऊष्माशोषी। ऊष्मा मतलब ऊष्मा का, शोषी मतलब क्या होता है? शोषी का मतलब होता है शोषण करने वाला, अवशोषित करने वाला। अवशोषित का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने अंदर धारण करना, अपने अंदर इकट्ठा करना। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा? आगे पढ़ते हैं। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वे सारी के सारी क्रियाएं हमारी क्या कहलाती हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। इसके उदाहरण के लिए हम ऊपर देखते हैं। अभी ये जो हमारे उदाहरण हैं, ये जो हमारे जितने भी वियोजन के उदाहरण हैं, वो वियोजन अभिक्रिया के साथ साथ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के भी उदाहरण होते हैं, क्योंकि इसमें हमारे लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ रही है। इसी प्रकार जो भी हमारे वैद्युत वियोजन की जो अभिक्रियाएं हैं, वो अभिक्रियाएं भी हमारी सारी की सारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की है। इसी प्रकार जो ऊष्मीय वियोजन की अभिक्रियाएं हैं, ये सारे के सारे हमारे एग्जाम्पल जो भी हैं, वो सारे के सारे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं। आगे देखते हैं। तो इसके साथ हमारी वियोजन अभिक्रियाएं समाप्त होती हैं। अब हमारा नेक्स्ट टाइप आता है विस्थापन अभिक्रिया। हम विस्थापन अभिक्रिया के लिए समझेंगे। विस्थापन का मतलब पहले हम यहाँ पे समझेंगे। विस्थापन का मतलब क्या होता है? अपनी स्थिति परिवर्तन करना। मतलब पहले यहाँ था कोई भी चीज़, कुछ समय बाद वो यहाँ पहुँच गई, मतलब अपनी जगह से हट गई, तो इसी क्रिया को कहते हैं विस्थापन। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई तत्व एक जगह पे है तो वो अपनी क्रिया चेंज करके दूसरी जगह पर पहुँच जाएगा। तो इसे समझते हैं। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। इसका मतलब यह है, एक हमारी क्रियाशीलता श्रेणी होती है, जो सक्रिय श्रेणी जो आपके सिलेबस में दे रखी है। 9th क्लास में भी हमने पढ़ी थी। क्रियाशीलता के आधार पर चीज़ें होती हैं, तत्व होते हैं। तो क्रियाशीलता क्या होता है? कोई भी तत्व की वह प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वह क्रिया करता है। तो क्रियाशील जो हमारी श्रेणी है, सक्रियता श्रेणी, उस श्रेणी में सबसे ऊपर स्थान हमारा है पोटेशियम का। मतलब पोटेशियम धातु सबसे ज़्यादा क्रियाशील होती है, उसके बाद हमारी सोडियम धातु क्रियाशील होती है। इस तरीके से एक श्रेणी बनी हुई है जिसमें सबसे नीचे हमारी होती है Ag और Au। सोना और चांदी हमारे ऐसी धातुएं हैं जो सबसे कम क्रियाशील हैं। तो यहाँ पे हम क्रियाशीलता की बात कर रहे थे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने आयरन की क्रिया कॉपर सल्फेट के साथ करा दी, CuSO4 के साथ करा दी। तो क्या हुआ? हमारा जो लोहा होता है वो कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। तो इसने क्या किया? इस Fe ने यहाँ से Cu को विस्थापित कर दिया और SO4 के साथ अपना सल्फेट बना लिया। Cu कम क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील धातु है। तो Cu को क्या हुआ? Cu निकल गई हमारी एक साइड और ये दोनों आपस में जुड़ गए। अब इसे समझने के लिए एक हम छोटी सी कहानी सुनते हैं, उससे आपके सारे क्लियर हो जाएंगे डाउट। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि वियोजन अभिक्रिया के बारे में हमने पढ़ रखा है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। एक हम छोटी सी अभिक्रिया यहाँ पे ले रहे हैं कि हमारे 3 मित्र थे। इस कहानी में 3 पात्र हैं, 3 मित्र थे, A, B
जो ए और बी थे और सी थे, ये आपस में बड़े घनिष्ठ मित्र थे। इन लोगों का बिजनेस चल रहा था। अब क्या हुआ, एक बार व्यापार में घाटा हो गया, तो इन दोनों में, ये दोनों भाई को लगा कि शायद कोई गड़बड़ हुई, तो इन दोनों बी और सी में आपस में लड़ाई हो गई। तो सी ने कहा कि अब हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे, हम ए के पास जाएंगे। तो क्या होता है कि जो ए है, ए हमारा सी के साथ अटैच हो जाता है और हमारा बी अलग हो जाता है। दोबारा समझते हैं कि जो हमारा ए और बी था, यहाँ पर ए बी और सी की जो पार्टनरशिप थी वो टूट गई। अब सी ने पार्टनरशिप कर ली ए के साथ, तो हमारा जो है ए के साथ सी वाला भाग जुड़ता है और बी हमारा अकेला हो जाता है। तो यही हमारी जनरल इक्वेशन है विस्थापन अभिक्रिया को समझने की। तो जब भी हम विस्थापन अभिक्रिया लिखेंगे, पहले हम उसकी थ्योरी लिखेंगे, उसके बाद एक जनरल हम इक्वेशन लिखते हैं। तो ये आपको लिखना पड़ेगा जनरल रूप में कि ए प्लस बी सी की रिएक्शन कराने के बाद बन जाएगा हमारा ए सी प्लस बी। अब इस समीकरण को समझते हैं। FeCuSO4, यहाँ से F ने विस्थापित कर दिया, Cu को निकाल दिया और खुद जुड़ गया यहाँ पर SO4 के साथ। इनका नामकरण कर देते हैं समझने के लिए कि हमने F को बना दिया A, Cu हमारा हो गया B और SO4 हमारा हो गया C। तो जब SO4 का झगड़ा Cu के साथ हो गया तो ये हमारा किसके साथ आ गया, A C, और हमारे भैया B अकेले हो गए। तो मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। ये हमारा एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है, जिसे हम एक प्रैक्टिकल की एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, जिसमें हम आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल लेकर के आएंगे। उसमें हम आपके लिए केमिकल रिएक्शन समझाएंगे, थोड़ी सी पर्सनली वगैरह के साथ, केमिकलों के साथ। तो आगे समझते हैं। इसमें क्या होता है कि जो होता है कील, जो लोहे की कील जो होती है उसका कैसा रंग होता है, भूरे रंग की। लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम जाती है और CuSO4 के नीले विलयन का रंग FeSO4 के निर्माण के साथ हरा हो जाता है। मतलब जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का रंग हमारा कैसा है, नीला कलर है। जब हमारी क्रिया संपूर्ण होती है तो जो हमारे कीले हैं, कीलों का रंग हमारा कैसा हो जाता है, हरा रंग हो जाता है। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। जो हमारी प्रैक्टिकल वीडियो आएगी इस लेसन के लास्ट होने के बाद न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल के साथ ही हम एक वीडियो अपलोड कर देंगे जिसमें सारे के सारे इस लेसन के प्रैक्टिकलों को दे देंगे, जिससे आपकी नॉलेज और ज़्यादा बढ़ेगी, आप समझ सकेंगे इस चीज़ों को बेहतर तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं। जिंक सल्फेट बनेगा हमारे यहाँ पे। हमने जिंक धातु मतलब जस्ते की क्रिया कॉपर सल्फेट के साथ कराई तो हमारा बन गया ZnSO4 और Cu हमारा विस्थापित हो गया, क्योंकि यहाँ पे Zn जो है Cu से अधिक क्रियाशील है। कह रहे हैं जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। हमारा विस्थापन खत्म होता है। उसी के साथ हमारी नेक्स्ट टाइप आता है द्वितीय विस्थापन। द्वितीय विस्थापन को समझते हैं हम अब। द्वितीय विस्थापन का मतलब द्वि मतलब दो, जो बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा अभी हमने विस्थापन भी पढ़ा था। विस्थापन के बाद द्वितीय विस्थापन, द्वितीय विस्थापन में हमारे समझ में आ रहा है द्वि मतलब दो, तो इसमें भी विस्थापन की क्रिया होगी, कितनी बार होगी, 2 बार होगी। तो इसके लिए समझने के लिए भी हम एक वही पुराना वाला फंडा अपनाते हैं। उसमें हमारे 3 मित्र थे, यहाँ पे हमारे मित्रों की संख्या हो गई 4। तो हमारा मित्र हो गया A, B और ये हो गया C और D। ये दो मित्र आपस में कर रहे थे बिजनेस। इन दोनों में आपस में लड़ाई हो गई, इन दोनों में आपस में लड़ाई हो गई।
तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना जो स्थान था वो इंटरचेंज कर लिया और उसके बाद क्या हुआ, ये दोनों मिल गए इससे और ये दोनों मिल गए इससे। तो जो फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा बना वो बना AD और बना BC। ये हमारी जनरल इक्वेशन हो गई। पहले आप परिभाषा लिखेंगे द्विविस्थापन की, उसके बाद आप ये इक्वेशन लिखेंगे, फिर एक एग्जाम्पल लिख देंगे। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए ये हम दिया हुआ एग्जाम्पल समझते हैं। इस एग्जाम्पल में हमारे लिए दिया हुआ है, पहले इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, मतलब इंटरचेंज से। जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, आयन जो लगे होते हैं, उनके आदान प्रदान से ये रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है सोडियम सल्फेट और यहाँ दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे हमारी एक मिस्टेक है, Na2SO4 होगा सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पे हमने सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ करा दी। ये दोनों हमारे क्या हो गए, अभिकारक हो गए। अब मैंने क्या बताया था कि हमारा जो होता है इनमें इंटरचेंज हो जाता है, तो हमारा बन गया बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब इसे समझते हैं, इसका नामकरण करते हैं। ये हमारा हो गया NaSO4B, प्लस का चिन्ह आया, Ba हो गया हमारा C और क्लोरीन हो गया D। तो जो हमारा प्रोडक्ट जो बना है वो हमारा बना है Na के साथ जुड़ गया Cl2, मतलब Na मतलब हो गया A के साथ जुड़ गया D, A के साथ D जुड़ गया और B के साथ हमारा जुड़ गया C। तो हमारी वही रिएक्शन निकल के आ गई। अब समझते हैं, यहाँ पर जो NaCl का नाम लिया गया है, NaCl सोडियम क्लोराइड, ये होता है हमारा खाने वाला नमक। ये होता है हमारा नमक, साल्ट, जो हम खाने में यूज करते हैं, उसका फॉर्मूला है, याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन के पश्चात क्या होता है, बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अभिलय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसके लिए ज़्यादा विशेष तरीके से ध्यान रखें। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि क्या होता है कि बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अभिलय अवक्षेप का निर्माण होता है। यहाँ पे एक कीवर्ड आया, अभिलय अवक्षेप। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा विलय, विलयन, मिश्रण, यौगिक। तो विलय का मतलब क्या होता है, जो चीज़ घुल जाती है। अविलय का मतलब ऐसा मिश्रण जो आपस में जो वस्तुएं नहीं मिलती हैं, नहीं घुल पाती, वो अविलय होती हैं। अपक्षेप का मतलब होता है क्रिया करने के बाद जो चीज़ हमारी शेष बच जाती है, जो हमारा चीज़ें बच जाती हैं, वो हमारा अवक्षेप कहलाता है। तो अवक्षेप का रंग कैसा होता है, सफ़ेद रंग का विलयन प्राप्त होता है हमारे लिए। इसीलिए इस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ये आपसे एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है बहुविकल्पीय के रूप में। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। धन्यवाद।